तो ये दिसंबर 19 का पेपर है, इसमें डेरिवेटिव से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको देख लेते हैं हम। सर हाँ सर एफआरए के अंदर जो एग्रीमेंट होता है बैंक के साथ, हाँ। उस एग्रीमेंट के लिए कोई बैंक प्रीमियम लेती है क्या? नहीं, फॉरवर्ड है ना वो, तो ऑप्शन थोड़ी है। प्रीमियम लगता है ऑप्शन के लिए, जो कैप और फ्लोर था ना। एफआरए तो फॉरवर्ड, जैसे हमने फ्यूचर्स पढ़े हैं ना, फ्यूचर्स में कोई प्रीमियम नहीं लगता, फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स, तो वही है एफआरए। तो उस फॉरवर्ड का नाम ही तो एफआरए है ना, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। और एफआरए सिर्फ बैंक के साथ ही हो सकता है क्या? नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है, वो तो सामने ये होता है ओवर द काउंटर। दो तरह के ट्रांजेक्शन होती है, ओवर द काउंटर, एक एक्सचेंज ट्रेडेड। तो ये अच्छा। वाली जो ट्रांजेक्शन होती है ना एफआरए वाली, है ओवर द हाँ काउंटर, है हाँ। दो लोगों के बीच होगी। अब वो दो लोग कोई भी हो सकता है, कोई भी दो ओके। लोग आप आपस में एफआरए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और सर जो अपन ने ये फ्लोर और कैप वाला कंसेप्ट पढ़ा था, हम्म उसके अंदर जो बायर है, हम्म जैसे फ्लोर का बायर है फॉर एग्जांपल, हम्म। तो वो तो प्रीमियम देगा। उसके अपोजिट अपन उसको क्या बोलते हैं, फ्लोर सेलर बोलते हैं सेलर, क्या? सेलर। अच्छा, ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन देख रहे थे ना। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 9। A company share is currently trading at 240. After 6 months, the price will be either 250 with a probability of 0.80 or 220 with a probability of 0.20. European call option exists with an exercise price of 230. Expected value of call option at maturity date will be. कौन बताएगा इसका आंसर? पहले तो मुझे बताओ, C0 पूछ रहा है क्वेश्चन या C6 पूछ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको? क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ, C0 पूछ रहा है या C6 पूछ रहा है? वो कब की वैल्यू पूछ रहा है कॉल ऑप्शन की? C6 पूछ रहा है ना, तो C6 कैसे निकालोगे आप? यहाँ पे बहुत सिंपल है, आपको दो ही तो प्राइस दे रखी है, दोनों पे C6 निकाल लो और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। देखो, अगर 250 प्राइस हो जाती है तो C6 क्या होगा? 20 रुपए, और 20 रुपए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.80। और अगर प्राइस 220 हो जाती है तो ये 0 होगा, और 0 को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। ये लो जी, कितना आएगा? 16 रुपए। 16 रुपीज विल बी द आंसर। ये रहा आपका ऑप्शन बी। जिसको डाउट हो, समझ में नहीं है, वो पूछ लेना, ठीक है? ये ऐसे ही करते हैं हम बाइनोमियल मॉडल में, यही तो करते हैं ना। पहला बाइनोमियल मॉडल का फर्स्ट स्टेप यही होता है कि दोनों की वैल्यू निकालते हैं वहां पे। फिर क्योंकि हमें C0 निकालना होता है, तो हम उसको पीछे ले आते हैं और यहाँ पे इंटरपोलेट कर देते हैं। चलो आगे चलते हैं। देखिए,
10 मार्क्स का क्वेश्चन है। सिल्वर मर्चेंट रिक्वायर इन 3 month टाइम 3000 kg ऑफ सिल्वर फॉर मेकिंग सिल्वर आर्टिकल ड्यूरिंग अ वेडिंग सीजन। देखो एक्चुअल में आपको चांदी चाहिए, कब चाहिए? T3 पे चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा हेजिंग का, है ना। हेजिंग करनी है आपको, 3 महीने बाद आपको चांदी चाहिए। तो आज आप क्या करें ऐसा कि वो चांदी की कॉस्टिंग कम पड़े आप। ही एक्सपेक्ट द प्राइस टू इंक्रीज, उसको लग रहा है प्राइस बढ़ जाएगी। सिल्वर सेल एट स्पॉट, आज सिल्वर की प्राइस चल रही है 5100 रुपए किलो की। पता नहीं कहाँ से वैल्यू आई है, आज सिल्वर चल रही है 60,000 65,000 रुपए। ठीक है ना, बहुत पुराना क्वेश्चन है। ई सिल्वर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर 50 kg एक्सपायरिंग 3 month सेल्स एट 5200 पर kg। हाँ जी, तो देखो डेटा क्या दे रखा है आपको, स्पॉट प्राइस दे रखी है 5100 रुपीज, और आपको 3 month फ्यूचर प्राइस भी दे रखी है 5200, जिसकी लोड साइज कितनी है 50 kg, मतलब 50 kg के मल्टीपल्स में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। मर्चेंट वांट्स टू हेज हाफ इज रिक्वायरमेंट थ्रू फ्यूचर, आधी रिक्वायरमेंट को हेज करना चाहता है, मतलब 1500 किलो को हेज करना चाहता है। ठीक है, एंड लीव द रिमेनिंग हाफ अनकवर्ड। Explain his position and gain loss in spot and future market, the number of future to be traded in, and the effective price per kg for entire requirement if after 3 months. स्पॉट रेट हो जाती है 5250 रुपए और फ्यूचर रेट हो जाती है 5400 रुपए। इससे इजी क्वेश्चन तो मैं बोल रहा हूँ हो ही नहीं सकता आपके डेरिवेटिव चैप्टर। मतलब सब कुछ बोल दिया उसने, आपको केवल पूछा है कि आपको करना क्या है, मतलब आपका इफेक्ट पूछा, क्या क्या पूछा है? गेन लॉस इन स्पॉट, स्पॉट में क्या फायदा होगा वो बता दो, फ्यूचर में क्या फायदा नुकसान होगा वो बता दो, कितने फ्यूचर आपको ट्रेड करने हैं वो बता दो, और इफेक्टिव प्राइस बता दो आपके नेट पूरे 3000 किलो की क्या इफेक्टिव प्राइस पड़ेगी वो बता दो। बता सकते हो क्या? चलो मुझे बताओ, अब जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताना। पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अगर आपको 1500 किलो की हेजिंग करनी है तो पहला क्वेश्चन है मेरा, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू बी, पहला तो मुझे बताओ आपको फ्यूचर बाय करना है या सेल करना है? आप फ्यूचर बाय करना है या सेल करना है? सेल क्यों करना है सोचो। आपको फ्यूचर में क्या होने पे लॉस होगा, प्राइस बढ़ने पे लॉस होगा कि प्राइस घटने पे लॉस होगा? बाय करना है ना। इतना धीरे धीरे रिप्लाई मत करो, फटाफट से रिप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को, वरना फिर मैं क्वेश्चन करा के खत्म कर दूंगा। नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू बी बॉट, अब कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदोगे आप? बहुत सिंपल है, आपको देखो 3000 किलो चांदी है, उसका 50% ही क्या करना है, हेज करना है, मतलब 1500 किलो चांदी हेज करनी है। एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 किलो चांदी आती है, कितना हो गया? 30 हुआ क्या? ये लो जी, 30 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करने पड़ेंगे आप। पहला आंसर तो ये, सिंपल है ये तो। अब आपको बताना है क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ फ्यूचर्स, स्पॉट में और फ्यूचर में। ठीक है, देखो इंटरेस्ट कॉस्ट कुछ है नहीं क्वेश्चन में। आज अगर चांदी खरीदते तो कितने रुपए की पड़ती? 5100 रुपए की। अब आप चांदी खरीदोगे 3 महीने बाद कितने रुपए में? 5250 रुपए में। तो कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ बताओ? प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस हो गया 1250, लॉस हो गया कितना? 150 रुपए का। तो आप बोलोगे स्पोर्ट में, स्पोर्ट में पूछा है उन्होंने, स्पोर्ट में आपको लॉस हो रहा है, कितने रुपए का लॉस हो रहा है? देखो 150 रुपए का लॉस हो रहा है 1 किलो चांदी पे, तो 3000 किलो चांदी पे कितना होगा? ये तो 1 किलो चांदी की रेट है ना। 1250 कैसे निकाला आपने? 150 इंटू 3000 करो,
45,000 का लॉस हो जाएगा आपको, सॉरी 4.5 लाख रुपए का। ठीक है, 4,50,000 का लॉस हो जाएगा क्या? ठीक है, फ्यूचर में बताओ, फ्यूचर में आपने क्या किया था? फ्यूचर ने आपने बाय कर रखी है चांदी 5200 रुपए में और रेट हो गई 5400, तो 200 रुपए का फायदा। देखो आपने 30 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 किलो चांदी आती है और 200 रुपए का प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना? 1500 इंटू 200, 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो इफेक्टिव प्राइस कितनी पड़ेगी आपको? इफेक्टिव प्राइस कितनी पड़ेगी आपको? चांदी खरीदनी पड़ेगी ओपन मार्केट से 3000 किलो चांदी खरीदे होगे आप 5250 रुपए में। ठीक है, ये तो आपकी नेट कॉस्ट हो गई। एक आपने फ्यूचर में प्रॉफिट कमा लिया 3 लाख रुपए का, तो नेट आपकी इफेक्टिव प्राइस क्या हो जाएगी? देखो बताओ इफेक्टिव प्राइस कितनी होगी यहाँ से? 3000 इंटू 5250 और माइनस 3 लाख। ये हो जाएगा 154,50,000 रुपए। ठीक है ना, तो इफेक्टिव प्राइस पर केजी बता दो, पर केजी कितना? ये तो टोटल है ना, 15154,50,000 डिवाइडेड बाई 3000, टोटल 3000 चांदी खरीदी है आपने, तो इफेक्टिव प्राइस हो गई आपकी 5150। लो जी, अब बताओ समझ में आया क्या? कुछ नहीं है इसमें, तो केवल कैलकुलेशन करके बतानी है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं पूछी, कुछ नहीं पूछा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन पूछा है, 5,000 रुपए अगर चांदी हो जाए तो क्या होगा? फायदा हो जाएगा 100 रुपए का, और 3000 किलो चांदी है तो फिर 3 लाख रुपए का फायदा। ठीक है, और फ्यूचर अगर 49 हो जाए तो देखो आपने खरीदा था 5200 में, 300 रुपए का घाटा, तो 1500 इंटू 300, 4.5 लाख रुपए का लॉस। समझ में आ रहा है ना, मैं वर्बली बता रहा हूँ आपको। 1500 किलो की एजिंग की थी आपने, 300 रुपए का नुकसान हो जाएगा, तो 4.5 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और इसकी इफेक्टिव कॉस्ट क्या होगी? देखो 5,000 में खरीदोगे आप चांदी, तो 3000 चांदी आप खरीदोगे 5,000 रुपए में, तो ये आपकी टोटल हो जाएगी 3000 इंटू 5,000, 150 लाख रुपए लगेंगे, है ना। लेकिन और 4.5 लाख का लॉस हो गया वो अलग से, तो 154,50,000 रुपए लगेंगे, और वही 3000 से डिवाइड कर लो, तो नेट कॉस्ट कितनी आ जाएगी? सेम आएगी, 5150 रुपए की नेट कॉस्ट इसमें आएगी, दोनों में सेम आ रही है। ठीक है, 3A का देखो सॉल्यूशन देखना है तो आप यहाँ देखिए, कवर्ड 1500 किलो पे आपने हेजिंग कर ली, स्पॉट और फ्यूचर। अनकवर्ड 5100 और 3 मंथ 5250। एक मिनट रुकना, ये 5225 कैसे निकाला इन्होंने? 150 रुपए 1500 पे हो गया, ठीक है, और 200 रुपए फ्यूचर में हो गया आपको 1500 किलो पे। प्राइस पेड
₹5200 तो स्पॉट प्राइस है आपकी। ₹5200 और ₹5250। 5200 में 1500 किलो चांदी खरीदी और 5250 में 1500 किलो चांदी खरीदी, तो दोनों का नेट इफेक्ट आ गया ₹5225। तो वैसे आंसर तो मेरे को नहीं लग रहा ये सही है, बट फिर भी सजेस्टेड ये है तो अब कुछ नहीं कर सकते। एक चीज देखना है यहाँ पे, अगर ये आंसर आता है तो आपकी जो मैच्योरिटी पे 5400 की फ्यूचर प्राइस है उसका तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। अगर मैं इस 5400 की जगह 5600 भी कर दूं तो आप आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसका सेकंड वाला भी देखो क्या लिखा है इन्होंने। ₹5200 तो आप दे रहे हो 1500 किलो चांदी के लिए और ₹5000 दे रहे हो आप 1500 के, तो ₹5100 की नेट कॉस्ट। देखो ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, जब भी कॉमोडिटी का आप ट्रांजेक्शन करोगे तो डेरिवेटिव में मैंने आपको बताया था, जैसे ये T0 है और ये सेटलमेंट डेट है, तो इस दिन जाके सेटलमेंट करना पड़ता है। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे F प्लस किया था तो मुझे F माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, और इसका जो नेट प्रॉफिट लॉस होगा वो मुझे अलग से होगा। प्लस मुझे इस दिन चांदी खरीदनी है तो मुझे स्पॉट में चांदी खरीदनी पड़ेगी। अब इन दोनों चीजों का नेट कर लो, यही आपकी इफेक्टिव कॉस्ट होनी चाहिए। अब इन्होंने कैसे निकाला है, देखो इन्होंने कैसे निकाला है मैं आपको बता देता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग तो राइट नहीं है पर कोई इशू नहीं है, जैसे इन्होंने निकाला है आप इस कंसेप्ट से निकालो। फिर ये आज है टुडे एंड दिस इज 3 मंथ्स लेटर, ठीक है। तो उन्होंने आज क्या किया था, 1500 किलो चांदी का फ्यूचर बाय किया हमने, क्या रेट में किया, ₹5200 में, ठीक है। अब बोल रहे हैं 3 महीने बाद, 3 महीने बाद स्पॉट प्राइस क्या हो गई, 5250 हो गई। अब डिलीवरी वाले कंसेप्ट से चल रहे हैं, पर डिलीवरी वाला कंसेप्ट काम नहीं आएगा यहाँ पे, नहीं आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर उन्होंने फ्यूचर प्राइस दे रखी है 5400, इसका मतलब देखो वो क्या बोल रहे हैं अभी यहाँ पे, बोल रहे 1500 किलो चांदी का तो हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर ही रखा है, क्या रेट में कर रखा है, 5200, तो ये तो हम डिलीवरी ले लेंगे ₹5200 में, ठीक है। तो कितने रुपए लगेंगे, जोड़ो, 1500 इंटू 5200, ये आपके लगेंगे 78 लाख रुपीज, तो ये लगेंगे। प्लस 1500 किलो चांदी हम खरीद लेंगे स्पोर्ट में, स्पोर्ट में क्या रेट चल रही है, 5250, तो टोटल कितने रुपए लगेंगे, 78,75,000, ठीक है। अब इन दोनों को नेट कर दो तो आपकी इफेक्टिव कॉस्ट क्या आ जाएगी, दोनों को जोड़ के 3000 से डिवाइड कर दो, ये आ गई 5225। चलो पहले तो बताओ ये कंसेप्ट समझ में आ गया क्या जो मैंने बताया, ये सॉल्यूशन इन्होंने बता रखा है आपको, दिस इज द सॉल्यूशन। ये क्लियर है क्या सबको, एक्चुअल डिलीवरी करके सोल्व कर रखा है, पर ऐसा मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन में आपको फ्यूचर प्राइस दे रखी है, बोल रखा है 3 महीने पे फ्यूचर प्राइस कितनी हो जाएगी, 5400, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना। अब मुझे एक चीज बता दो केवल, क्योंकि मुझे जिस वजह से रॉन्ग लग रहा है ये आंसर, अगर क्वेश्चन में यहाँ 5400 की जगह 5600 लिखा हुआ होता तो क्या आपके आंसर पे कोई फर्क पड़ता क्या,
जो आंसर सोल्व किया है मैंने अभी, क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखो मैंने कहीं 5400 को यूज ही नहीं किया, तो 5400 हो 5600 कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर जो भी, लेकिन जो सॉल्यूशन किया है वो ये है। ठीक है, और मैं एक बार देख लेता हूं, इन्होंने आफ्टर 3 मंथ्स तो चलो इसी तरीके से कैलकुलेट किया है, ये आपका 5250 उन्होंने बता दिया, बट स्टार्टिंग में क्या दिखाया है? 1500 किलो शॉर्ट पोजीशन एंड फ्यूचर इज लॉन्ग पोजीशन, 30 कॉन्ट्रैक्ट्स ओके। फिर स्पॉट प्राइस 5100, 3 मंथ 5250, इफेक्टिव प्राइस 1500 किलो के लिए 5250। ठीक है, चलो जो भी है। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया आपको? अब इसमें लेकिन वो फ्यूचर प्राइस का कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, जो कि आना चाहिए कायदे से। कोई नहीं, आगे आ जाते हैं। चलो देखो, एक क्वेश्चन हो रहा है, ये 8 मार्क्स का है। इक्विटी शेयर ऑफ MNB लिमिटेड आर बीइंग सोल्ड एट 315, मतलब स्पॉट प्राइस दे रखी है आपको 315 रुपए। 3 मंथ कॉल ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर अ प्रीमियम ऑफ 9 and 3 month put option is available for a premium of 8. Find out the net payoff of the holder of the call and put given that. Holder का मतलब क्या होता है? बायर की सेलर? What do you mean by holder of call and put? Buyer और seller? बायर। तो देखो ऐसे क्वेश्चन वैसे एग्जाम में आते हैं, कितना इजी क्वेश्चन है ये। बोल रहा है कि आपने एक कॉल ऑप्शन ले रखा है, आपने एक पुट ऑप्शन ले रखा है, आप अपना नेट पे ऑफ बताओ। नेट पे ऑफ मतलब नेट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम लेस करने के बाद। अगर दोनों केस की स्ट्राइक प्राइस 330 रुपए है एंड शेयर प्राइस ऑन द एक्सरसाइज डे इज 300, 315, 345, 360, बताओ मुझे आप में से कौन है जो नहीं कर सकता इसको? एक टेबल बनानी है जिसमें 4 प्राइस बतानी है, 300 पे क्या होगा, 315 पे क्या होगा, 345 पे क्या होगा, 360 पे क्या होगा। यही तो सारी टेबल बनाई है हमने। पर्टिकुलर्स प्लस 4 कॉलम अमाउंट के बन जाएंगे। फिर आप बता दोगे कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट बता दोगे, लेस प्रीमियम लेस कर देंगे, तो आपका नेट पे ऑफ आ जाएगा। फटाफट से बताओ मुझे, करवाना है ये क्वेश्चन या आपको समझ में आ गया? हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, बड़ा ही सिंपल है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है। देखो 300, 315 पे, इन दोनों पे तो आपका पुट एक्सरसाइज होगा और इन दोनों पे आपका कॉल एक्सरसाइज होगा। ठीक है, प्रीमियम पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, प्रीमियम लगेगा ही लगेगा 9 रुपए और 8 रुपए, 17 रुपए का आपने प्रीमियम दे दिया। अब जितना भी आपका नेट प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट है उसमें से 17 रुपए लेस कर लेना, तो आपका नेट पे ऑफ आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देख लो चाहे एक बार, 300 रुपए, 330 रुपए, तो पुट में आपको फायदा हो रहा है 30 रुपए का। आप तो यहाँ नेट बनानी है ना टेबल। देखो 30 रुपए का फायदा हो रहा है पुट में, टोटल प्रीमियम दे दिया आपने 17 रुपए का, तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा आपको कितना? 13 रुपए का। ठीक है जी, इस तरीके से नेट पे ऑफ टेबल बनानी है। चलो हो गया ये तो, आगे आ जाओ। लो जी, एक और है क्वेश्चन, 6 मार्क्स का है आपकी बार। स्पॉट प्राइस दे रखी है शेयर की 356, फेस वैल्यू दे रखी है 10 रुपए, 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है 386, मतलब फ्यूचर प्राइस दे रखी है, स्पॉट प्राइस दे रखी है। अदर इंफॉर्मेशन, टाइम टू एक्सपायरेशन 3 मंथ्स, एनुअल डिविडेंड ऑफ द स्टॉक ऑफ 30% इज पेएबल आफ्टर 3 मंथ्स। चलो फटाफट से बताओ, 30% एनुअल डिविडेंड है जो कि 3 महीने बाद मिलने वाला है, तो D3 कितना है? D3 की अमाउंट कौन बताएगा?
30% किसका लोगे आप? ऑब्वियसली फेस वैल्यू का लेंगे, तो 3 रुपए D3 की अमाउंट हो जाएगी। बोरोइंग रेट दे रखी है 20% कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड, मतलब ERT वाला कंसेप्ट। बेस्ड ऑन अबव इन्फॉर्मेशन एज एन इन्वेस्टर यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस। निकल जाएगी। और कोई आर्बिट्रेज है क्या वो भी बताओ, इससे इजी तो क्या होगा? थ्योरेटिकल निकालो, एक्चुअल थ्योरेटिकल में डिफरेंस देखो, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो। अगर F प्लस करना है तो S माइनस कर देना, F माइनस करना है तो S प्लस कर देना, दैट्स इट। बोलो हो जाएगा? हाँ टेबल बनानी है सेफ्टी पर्पज के लिए। चलो इनका सजेस्टेड भी देख लेते हैं, इन्होंने बना रखी है। देखो प्रूफ वाली टेबल मैं तो आपको बोलता हूँ अगर टाइम है तो बना के आ जाना। वाई टू टेक रिस्क। तो इन्होंने सबसे पहले किया है आपका थ्योरेटिकल प्राइस निकाला है, ये रहा, ठीक है, निकाला है। दिस इज थ्योरेटिकल प्राइस, दिस इज एक्चुअल प्राइस। इन दोनों को कंपेयर करके उन्होंने पहले तो डिसीजन बता दिया कि एस खरीदना है और एफ माइनस करना है, ठीक है। और फिर आर्बिट्रेज बनाइए, बिल्कुल टेबल देखो इन्होंने, बस इन्होंने टेबल स्टेप्स में बनाई है। आप अच्छे से टेबल बना देना, T0 और T क्या था इसमें, 3 था क्या, T3, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप टेबल बनाना T0 और T3 की, इन्होंने बनाई है स्टेप वाइज, बात एक ही है, ठीक है। तो प्रूफ करके दिया है इन्होंने, तो आप भी प्रूफ करके आना एग्जाम में। चलो एक पेपर और उठा लेता हूं मैं, उसके भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी आपको एक एक पेपर उठाना है, सॉल्व करने हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। जून 19 का पेपर और देख रहा हूं मैं। चलो ये सिचुएशन बताओ क्या है। स्पॉट प्राइस 4430 है, इन्वेस्टर bought a 1 month Nifty 4410 call option for a premium of 12. The option is in the money, at the money, out of the money or insufficient data. क्या होगा ये? बताओ फटाफट, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? फटाफट आंसर दो ना, इतनी देर लगती है क्या आंसर देने में? सी, आउट ऑफ द मनी। क्यों आउट ऑफ द मनी भाई? क्या फॉर्मूला होता है इन द मनी आउट ऑफ द, कैसे पता लगाते हैं? इन द मनी होगा ना, कितना, ऐसी उम्मीद नहीं है आप लोगों से। देखो स्ट्राइक प्राइस है 4410, इससे ऊपर अगर प्राइस है तो कॉल ऑप्शन में तो फायदा ही होना है ना। तो प्राइस तो 4430 चल रही है, तो इन द मनी नहीं बोलेंगे क्या इसको? आउट ऑफ द मनी कहां से बोल रहे हो आप, पता नहीं, स्ट्रेंच। आया क्या समझ में, या अभी भी डाउट है इसमें कुछ? लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्राइक प्राइस दे रखी है, स्पॉट प्राइस दे रखी है, RF दे रखा है, थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस बतानी है ऑफ अ पुट ऑप्शन। चलो कौन बताएगा इसमें? पुट कॉल पैरिटी लगा दो, कॉल की वैल्यू 0 कर देना। क्या फॉर्मूला लगेगा? पुट की वैल्यू निकालनी है ना, तो एक्सरसाइज प्राइस का PV माइनस H0, ये आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट है क्या? ऐसे ही करेंगे। जब बाइनोमियल मेथड नहीं लग सकता, यहाँ पे ब्लैक स्कॉल्स नहीं लग सकता, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। चलो और आगे आ जाओ।
ये सब क्वेश्चन में केवल आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि सोल्व तो आपके ऑलरेडी किए हुए हैं, तो आपको सोल्व करना ही है। प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, कुछ नहीं आएगा वो आप मेरे से पूछ लेना। चलो एक और क्वेश्चन है, ये 8 मार्क्स का है। वह इन्वेस्टर हैज परचेज्ड अ 4 मंथ कॉल ऑप्शन। आपने 4 महीने का कॉल ऑप्शन खरीदा है ऑन द इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ऑफ विच द करंट प्राइस इज 132। 10 रुपए का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम दिया है, उसकी मार्केट प्राइस चल रही है 132 रुपए, एक्सरसाइज प्राइस है 150 रुपए। यू एक्सपेक्ट द प्राइस रेंज 120 to 190। एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो दे रखी है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग। एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ 4 मंथ। बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पे आप तुरंत बता सकते हो। बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस क्या होगी 4 महीने बाद। कर दो सबको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, और क्या करना है, जोड़ दो सबको। एवरेज ही तो करनी है ना प्राइस का, तो प्राइस का एवरेज प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा। अब इस क्वेश्चन में एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, एक बहुत मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे अगर फटाफट करोगे तो। पहले तो फटाफट से आंसर बताओ इसका। फर्स्ट पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड में एक बहुत अच्छा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। करो। $160.50, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से, मुझे ये बताओ 4 महीने बाद क्या प्राइस 160.50 होगी क्या, मतलब क्या ये होने के चांसेस है क्या। तो फिर ये प्राइस क्या है, 4 महीने बाद प्राइस होने के चांसेस 160.50 नहीं है, ध्यान रखना। 4 महीने बाद प्राइस तो इन 5 में से ही एक होगी, पॉसिबिलिटी नहीं है, गलत। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइस तो इन 4 में से ही एक होगी। या तो प्राइस होगी 120 या 140 या 160 या 180 या 190, इनके अलावा कोई प्राइस नहीं होगी, ऐसा हमें क्वेश्चन में बता रखा है। हमने तो केवल उसकी एक एक्सपेक्टेड प्राइस निकाली, मतलब एवरेज निकाला है। एक्सपेक्टेड का मतलब एवरेज होता है। तो ये मत सोचना कि आपकी 4 महीने बाद ये प्राइस हो सकती है, ये नहीं होगी कभी भी। प्राइस इन 5 में से कोई ना कोई होगी, ठीक है। अब इसी पे देखो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है। वो बोल रहे कॉल ऑप्शन की वैल्यू बताओ 4 महीने बाद इफ द एक्सपेक्टेड प्राइस प्रिवेल्स। तो पहले तो बताओ एक्सपेक्टेड प्राइस अगर होती है तो, अब साफ साफ बोला है वैसे तो उन्होंने, अगर बोल रहे हैं 160.50 हो जाए प्राइस, तो कॉल की वैल्यू क्या होगी, बताओ कौन बताएगा। ये तो आप ऐसे निकाल सकते हो क्वेश्चन देख के। क्या कॉल ऑप्शन की वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे, 10.5 सही है, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस है आपकी 150। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट है। बोल रहे हैं कि ऑप्शन अगर आपको हेल्ड टू मैच्योरिटी, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन। अब आप बोलोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू यही तो होगी 10.5, ये नहीं होगी। कोई बता सकता है क्या किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना चाहिए हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए। कॉल की एवरेज वैल्यू निकालनी है आपको। कोई नहीं बता सकता। आपको क्या करना है, आपको इन पांचों वैल्यू पे कॉल की वैल्यू निकालनी है। देखो 120 पे कॉल की वैल्यू कितनी होगी, 0। 140 पे भी 0 होगी। इस पे कितनी होगी, 10। इस पे कितनी होगी, 30। इस पे कितनी होगी, 40। अब इनका एवरेज कर दो, कर सकते हो। 24 रुपए, 24 रुपीज आ रही है एवरेज करोगे तो।
सॉरी 14 रुपीज आ रही, 14 एवरेज आ रहा है इसका 14 रुपीज का। 16 आ रहा है, कैसे? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, 5 और 3 8, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, तो 14 आएगा ना। ठीक है, आगे समझ में? देखो 14 रुपीज। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। लो जी, ये क्वेश्चन आया हुआ आपका स्वैप के ऊपर 8 मार्क्स का। X and Y want to raise $50 million each. They have offered the following rate. फिक्स रेट दे रखी है, फ्लोटिंग रेट दे रखी है। 25 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है L प्लस 0.25 और L प्लस 0.37। बैंक B on a commission of 0.2% fully borne by Y is arranging an interest rate swap between X and Y। ठीक है, देखो यहाँ पे एक स्वैप बैंक है, स्वैप बैंक कमीशन लेगा कितना? 0.2%, और वो 0.2% कौन देगा? वाई देगा। एक्स वांट्स अ फ्लोटिंग रेट एंड वाई वांट्स अ फिक्स्ड रेट। ठीक है, इस वाली लाइन से आप ऐसे कंक्लूजन निकाल सकते हो, पर मैंने आपको दूसरा तरीका बता रखा है कंक्लूजन निकालने का, आप उसी से निकाल। वर्क आउट द पेएबल एंड रिसीवेबल ऑन द स्वैप इन परसेंटेज given that the benefit after commission are shared between X and Y in the ratio of 60-40। एक्स वाई जो 0.2% बैंक को देने के बाद जो बचेगा ना, उसको डिवाइड कर लेंगे 60-40 के रेशियो में। ठीक है, व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल? इफेक्टिव रेट बता देना। हाउ मेनी डॉलर डज ईच सेव पर एनम ड्यू टू द स्वैप? स्वैप की वजह से कितने डॉलर का फायदा हुआ? एक तो परसेंटेज फायदा बताना है आपको, एक डॉलर्स में फायदा बताना है। तो डॉलर 50 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉलर में आ जाएगा। फॉलो कर सकते हो ये क्वेश्चन, स्वैप वाला हो जाएगा। बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए। एक बार देखो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, इन्होंने स्वैप गेन कैसे डिवाइड कर रखे हैं। नेट स्वैप गेन आया 0.83 पैसे का, 0.83% का। उसमें से 20 तो ले गया बैंक कमीशन, तो बचा 0.63, उसका 60 एक्स को मिल गया और उसका 40 वाई को मिल गया। ठीक है, अब नीचे जब वो टेबल बनाओगे ना, जहां बनाई नहीं रखी क्या ना, कोई नहीं, आप जो वो नीचे टेबल बनाओगे ना, उसमें ध्यान रखना बैंक को पैसे कौन देगा? वाई देगा। तो डायग्राम बनाते वक्त ये चीज ध्यान रखना, जब आप बनाओगे ना बैंक को पेमेंट, तो वो वाई बैंक को पेमेंट करेगा, एक्स नहीं करेगा। चलो ये भी आपको ट्राई करना है। खत्म। तो 2 पेपर देख लिए हमने। एक्स कर सकता है, एक्स क्यों करेगा? क्वेश्चन में लिखा है ना वाई को करना है। क्वेश्चन बोल रहा है वाई को करना है, तो एक्स क्यों करे, क्यों कर सकता है? ऐसा क्यों सोच रहे हो आप? प्रैक्टिकली तो पहले डिसाइड होता है ना आपस में। प्रैक्टिकली जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जैसे इस क्वेश्चन में लिख रखा है, वैसे पहले डिसाइड होता है कि स्वैप बैंक को कौन देगा। हो सकता है स्वैप बैंक को दोनों दे रहे हो सकता है एक पार्टी दे रही हो, वो तो सब एग्रीमेंट पे डिसाइड होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली कोई अजम्पशन लेने वाली बात होती नहीं है ना, जिसने डिसाइड किया है वो देगा। हाँ, क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो कोई भी कर सकता है, इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखना। क्वेश्चन में लिखा है कि वाई देगा, तो आप डायग्राम इसी तरीके से बनाना कि बैंक को वाई दे रहा हो।
तो इसके साथ आपके 2 पेपर मैंने करा दिए, दिसंबर 19 एंड जून 19। इनके सारे सॉल्यूशन आप प्रॉपर तरीके से कॉपी में सोल्व करके लिखेंगे प्रैक्टिस के लिए। नहीं करोगे प्रैक्टिस तो आपके लिए नुकसान है। और इसके पुराने जो पेपर है 18 के, 17 के, 16 के, ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं डेली बेसिस पे। एक पेपर या 2 पेपर ट्राई करते रहो, जो डाउट आते रहेंगे वो पूछते रहना, ठीक है। तो अभी क्लास एंड करते हैं यहीं पे।